हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तबीयत भी बहुत बढ़िया होगी। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। आज हम 3 दिनों का डिस्कशन करेंगे। 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। और आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, इसमें से तो इतने क्वेश्चन बनेंगे और ये बजट से रिलेटेड भी है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो डे से रिलेटेड है वो 31 जनवरी से रिलेटेड है, यानी 31 जनवरी। अभी 31 जनवरी चली हुई है, देखो आपको पता है 2 दिन पहले ही ये टाइम गया है। तो इससे रिलेटेड डे पूछ लेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है। तो 31 जनवरी को जो डे होता है वो कुष्ठ रोग होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिन विश्व के जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। एक तो यही पूछ लेंगे कि विश्व कुष्ठ रोग यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे ये एक छुआछूत का रोग होता है और इसमें मतलब इंसान को त्वचा की स्किन की बीमारी होती है। और सॉरी, 31 जनवरी 2 दिन पहले थी, तो आपने ध्यान में रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं गया। वैसे भी वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं साल के, उन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 4 फैक्टर दे देंगे आपको और पूछ लेंगे किस दिन कौन सा डे होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी जो 31 जनवरी है इस बार, ये जो कुष्ठ रोग डे है ये आखिरी रविवार को बनाया जाता है। और आपको पता है आखिरी रविवार जनवरी का इस बार कब था, तो ये 31 जनवरी को था। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी को हो गया, जो कि जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के खिलाफ, महात्मा गांधी और कांग्रेस और पूरे भारतवासी और हर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति लड़ रहा था। तो हमारा देश कुष्ठ रोग से भी बहुत ज़्यादा पीड़ित था। तो महात्मा गांधी ने इसको देखते हुए कुष्ठ रोग के खिलाफ भी अभियान चलाया था। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कुष्ठ रोग के खिलाफ अभियान किस पर्सनैलिटी ने चलाया था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी, वो थी गांधी, ठीक है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हानसेन बीमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, तो वो है हानसेन बीमारी, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। जो आज की अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है वो है बजट दिवस से। 1 फरवरी को हम अपना बजट पेश करते हैं। तो ये 1 फरवरी को बजट दिवस भी कहा जाता है। और यह 2017 के बाद है ना, ये 1 फरवरी से पेश करना शुरू हुआ। पहले जो हमारा बजट था, ये बजट साल 1 अप्रैल से 31 मार्च होता था। लेकिन 2017 में अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया। तब के बाद 1 फरवरी को बजट दिवस माना जाता है। और इसी कारण इस सत्र को बजट सत्र भी कहा जाता है। आपको पता हुआ हमारे पार्लियामेंट में 3 सत्र हैं। एक है 1 फरवरी से लेकर जो कि मई तक के लास्ट तक चलता है, इसे बजट सत्र कहा जाता है, यानी कि इसमें बजट पेश किया जाता है। तो इसे बजट सत्र कहा जाता है। यह सबसे लंबा सत्र भी होता है। दूसरा है फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर को लेकर, इसे मानसून सत्र कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर मानसून आती है। ये 3 महीनों का सत्र होता है। और जो तीसरा सत्र जो होता है जिसमें कि पार्लियामेंट की बैठक होती है, उसे विंटर सेशन भी कहा जाता है, यानी कि उसका मतलब है सर्दियां आ जाती है, जो अक्टूबर और को छोड़कर नवंबर और दिसंबर में जो होता है। मतलब नवंबर और दिसंबर में जो सत्र होता है उसको विंटर सेशन कहा जाता है। देखिए आपने ऐसे याद रखना, महीने वो सॉरी, साल शुरू हुआ, 1 महीना आपने पूरा रेस्ट किया, मजे किए। फिर क्या हुआ, फिर फरवरी आया। फरवरी में आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी इन 4 महीनों में जो सत्र आएगा उसे बोलते हैं बजट सत्र। एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये पूरे साल का भारतीय पार्लियामेंट का सबसे लंबा सत्र है। दूसरी बात, फिर आपने 1 महीने का गैप देना है, जून का। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने में मानसून आता है, तो उसे मानसून सत्र कहा जाता है। फिर आपने 1 महीने का गैप देना है, अक्टूबर। फिर आएगा नवंबर, दिसंबर, यानी 2 महीने का जो सत्र होता है जिसे विंटर सेशन कहा जाता है। और यह भारतीय संसद का सबसे छोटा सत्र भी है। तो आपने ध्यान में रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। 2 फरवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर एक जगह है, इसे रामसर में एक समझौता हुआ कि पूरे विश्व के बीच में जितनी भी वेटलैंड है, वेटलैंड होती है कोई दलदली भूमि, ठीक है, जहां पर पानी पाया जाता है या दलदल पाई जाती है, तो उसे वहां पर एक समझौता हुआ ईरान रामसर में 1971 में। और उसमें यह तय किया गया पूरे वर्ल्ड की तरफ से
कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेटलैंड है, दलदली भूमि है, उनको बचाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि उसमें विश्व की बहुत ही सूक्ष्म दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की। और इसे रामसर कन्वेंशन भी कहा गया। आपने ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ लेंगे रामसर कन्वेंशन किससे जुड़ी हुई है, तो वो ईरान में जो वर्ल्ड वेटलैंड के को बचाने के लिए जो कन्वेंशन हुई थी उससे जुड़ी हुई है, यानी दलदली भूमि को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन जुड़ी हुई है। एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत में 47 वेटलैंड है और विश्व की सबसे बड़ी वेटलैंड जिसे कि सुंदरवन कहा जाता है वो भी भारत में है। देखो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, विश्व की सबसे बड़ी दलदली भूमि कहाँ पर है, सुंदरवन है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन डेल्टा है जो कि भारत में है। आपने ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। उगादी, उगादी उगाड़ी को भी कहा जाता है, उगाड़ी और उगादी ये एक ही वर्ड है। एक तो यही क्वेश्चन है उगाड़ी क्या है, यह तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक नए साल की शुरुआत है। आपको पता है एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है और एक देशी कैलेंडर होता है, तो तेलुगु भाषी क्षेत्रों का जो देशी कैलेंडर है उसका नाम है उगाड़ी। और ये उगाड़ी 2 अप्रैल से शुरू होता है और इसी दिन को तेलुगु भाषी क्षेत्रों में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको खुशियां मनाई जाती हैं। और इसी देश को सेलिब्रेट करने के लिए आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाएगा। तेलंगाना ने भी अभी 13 नए जिले बनाए बनाए थे, अब आंध्र प्रदेश 13 नए जिले बनाएगा। देखिए कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, एक तो इस ये साल उनका एक लोकल सेलिब्रेशन का साल होता है। दूसरी बात ये कि 13 नए जिले बनाए जा रहे हैं। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किस राज्य में 13 नए जिले बनाए गए उनके लोकल सेलिब्रेशन पर, जो कि उनका लोकल ईयर का सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, यानी कि ये 2015 में बना था। दूसरी बात यह है आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और भारत की आज़ादी के बाद पहला राज्य बना था ये। किसके बेस पर, भाषा आधार पर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे भाषा आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था आज़ादी के बाद, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना लेटेस्ट बना था अभी, ये था 2015 में जो राज्य बना है 1 जनवरी में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ मैंने बता दिया। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। राफेल नडाल है, राफेल नडाल ने क्या किया कि टेनिस में 4 ओपन होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन और साथ में कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी हुआ है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल के स्टार्टिंग में, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इनमें नॉर्मल देश है, फ्रेंच उससे मजबूत है, फ्रांस यानी कि उससे मजबूत है, विंबलडन जो कि यूके में है, यूके इन दोनों से मजबूत है, और सबसे मजबूत है यूएस जिसका सबसे बाद में ओपन होता है, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी राफेल नडाल ने जीत लिया है और इसने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इसने विश्व पटल पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये भी पूछ लेंगे इसने किसको हराया, तो इसने डेनियल मेदवेदेव को हराया जो कि रूस का रहने वाला है। और राफेल नडाल का ये 21वां ग्रैंड स्लैम है, एक तो ये याद रखना है कौन सा ग्रैंड स्लैम है, 21वां। दूसरी बात इसमें ये पूछ लेंगे कि विश्व में टेनिस में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो वो राफेल नडाल बन गए हैं। देखो मैंने इसीलिए बताया था विश्व पटल पर छा गया, क्योंकि पूरे विश्व में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के उनको सबसे ज़्यादा जीतने वाले के जो प्लेयर बन गए हैं वो राफेल नडाल बन गए हैं। और इन्होंने ये काम डेनियल मेदवेदेव को हराया है, फिर किया है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन को इन्होंने अभी जीता है, याद रखना आपने। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे, जो इकोनॉमिक सर्वे जिसे आर्थिक सर्वे हम बोलते हैं वो जारी किया गया निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री। आपको पता है वित्त मंत्री के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों पेश किए जाते हैं। और जो इकोनॉमिक सर्वे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, यह बजट से जस्ट पहले जारी किया जाता है, यानी बजट से 1-2 दिन पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, बजट देखो थोड़ा फर्क बता देता हूँ शायद आपको ना पता हो। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वे जो होता है वो बीते साल की आर्थिक गतिविधियों पे होता है, और बजट जो होता है वो बनाया जाता है कि आने वाले साल में हम क्या क्या खर्चा कैसे कैसे करेंगे। 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 8 से 8.5% बताई गई। आपने ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे इकोनॉमिक सर्वे में कोई नहीं है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी हुई, तो 8 से 8.5% बताई गई है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, 2020-21 में हमारी जीडीपी -30% चली गई थी। ये 8 से 8.5% वृद्धि के बाद भी अभी भी हम -20%
में पड़े हुए हैं, यानी हमारी जीडीपी अभी भी -22% के घाटे में पड़ी हुई है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही, तो वो 8 से 8.5% रही है। निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, इस पद पर वो पहली महिला है। एक बात आपने ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, भारत के वित्त मंत्री के पद पर पहली महिला कौन सी है, तो वो है निर्मला सीतारमण। देखिए पहले है ना, इंदिरा गांधी ने भी भारत की वित्त मंत्री का पद संभाला था, लेकिन तब वो साथ में प्रधानमंत्री भी थी, तो ये एक अन्य भार दिया गया था उनको। तो ये कह सकते हो आप कि पूर्णतः स्वतंत्र रूप से सिर्फ वित्त मंत्री नहीं थी वो, स्वतंत्र रूप से सिर्फ वित्त मंत्री रहने वाली भारत की वित्त मंत्री महिला कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन आप पे डायरेक्ट आएगा, पहली स्वतंत्र प्रभार संभालने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आर्थिक सर्वे और बजट के आंकड़े जो जुटाए जाते हैं वो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा जुटाए जाते हैं, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। आर्थिक सर्वे और जो बजट होता है, इसके जो आंकड़े जुटाए जाते हैं, किसके द्वारा जुटाए जाते हैं, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा जुटाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें नए नए मोड आ रहे हैं, पुरानी मैं आपको बता दी थी, और जो नए मोड आएंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा। बुर्किना फासो में विद्रोह हुआ था, मैंने आपको बताया था। ये अफ्रीका का एक देश है, वेस्टर्न अफ्रीका का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये देश है ना, जो ये लैंड लो कंट्री है, यानी कि भूमि से घिरा हुआ देश है, समंदर के इसकी सीमा नहीं लगती। और इसी बुर्किना फासो के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनको विद्रोहियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने के कारण और उनके यूएन के द्वारा भी चेतावनी देने के बाद, और अफ्रीकन यूनियन ने भी बुर्किना फासो के विद्रोहियों को चेतावनी दी कि आप यहाँ के राष्ट्रपति को आज़ाद कर दो, लेकिन उन्होंने आज़ाद नहीं किया। और इसी से तंग होकर अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकन संघ द्वारा बुर्किना फासो को अफ्रीकन संघ से बाहर निकाल दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि किस देश को अफ्रीकन संघ से, अफ्रीकी संघ से बाहर निकाला गया है, तो वो है बुर्किना फासो। क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी घटना है, किसी देश को उसके पूरे क्षेत्र से बाहर निकाल देना, संघ से बाहर निकाल देना। तो बुर्किना फासो को भी निकाला गया। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि किस एरिया में अभी पर्यावरण को संभालने के लिए अलग से एक नीति जारी की गई है। देखो पूरे भारत के लिए एक नीति वो जारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक एरिया के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जा रही है, तो वो अंडमान निकोबार में पर्यावरण को संभालने के लिए पर्यावरण पर एक नीति जारी की गई है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नीति इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट द्वारा जारी की गई, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो संस्था उसके द्वारा ये जारी की गई। और यह किसके अंडर काम करती है, यह सॉरी यहाँ पर इन्वायरमेंट कर लेना, सॉरी, यह इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत कार्य करती है। एक तो यही आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1986 में, और इसके तहत यह एजेंसी काम करती है। और यह क्या करेगी, अंडमान निकोबार को के पर्यावरण में जो वहाँ पे टूरिज्म फैल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए उस पर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। ठीक है, तो किस विशेष क्षेत्र में बनाई जा रही है, सिर्फ अंडमान निकोबार में, ध्यान में रखना है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जामिनर का, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। जो अमेरिकी संसद है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिकी संसद द्वारा कॉम्पीट्स नाम से एक अधिनियम अभी लाया गया, एक एक्ट लाया गया, जिसे कि कॉम्पीट कहा गया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ध्यान रखनी है, क्यों है देखो अभी बताऊंगा, आप समझ जाओगे। अभी पिछले दिनों एक जो हैशटैग लाइन थी और पिक्चर थी, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। ये कुछ कुछ उसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। अभी क्या है कि इस कॉम्पीट्स का पूरा जो मतलब है मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पीट्स का पूरा मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंट इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी पूरे विश्व में जो स्किलफुल लोग हैं, कौशल से भरे हुए लोग हैं, उनको अमेरिका अपने देश में बुलाएगा। ठीक है, समझ गए आप, यानी पूरे वर्ल्ड में जिनके पास टैलेंट है अपने फील्ड में, पढ़े लिखे
लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास अपने फील्ड में महारत हासिल है, उनको उनके लिए अमेरिका स्पेशल वीज़ा देगा। और ये वीज़ा जो दिया जाएगा H1B वीज़ा के तहत दिया जाएगा। और इसके लिए ताकि अमेरिका में स्किलफुल लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसने अभी एक अधिनियम लाया। देख रहे हो मतलब कितने बड़े लेवल पर वो काम कर रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस अधिनियम का नाम कॉम्पीट्स है, यानी स्किलफुल लोगों को बुलाने के लिए जो अधिनियम लाया उसका नाम है कॉम्पीट्स। और यह उसने चीन को काबू करने के लिए लाया है, क्योंकि चीन दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आपने ध्यान में रखना है, इससे जुड़े हुए फैक्ट मैंने आपको बता दिए। इसरो यानी जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने घोषणा की है कि वह अप्रैल से SSLV की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करना शुरू कर देगा। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की कक्षा में है ना, जो पृथ्वी कक्षा होती है उसमें छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। पहले है ना इसरो बड़े उपग्रहों को, मीडियम उपग्रहों को लॉन्च करता था, वो छोटे उपग्रहों को नहीं करता था, क्योंकि उसका रिसर्च का काम बड़े लेवल पर करता था। लेकिन अभी अप्रैल से वो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो उसने घोषणा की है, अप्रैल में सबसे पहले इसके तहत SSLV D1 को लॉन्च करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दौरान सबसे पहले किसको लॉन्च करेगा, SSLV D1 को। और क्यों करेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही हैं उनको फ़ायदा हो, विकासशील देशों से हमारे देश में पैसा आए और विकासशील देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, उनके व्हीकलों को लॉन्च करेगा। और निगम है जिनके पास पैसा बहुत है और स्पेस में काम करना चाहते हैं, उनके व्हीकलों को लॉन्च करेगा। स्मॉल व्हीकल हैं जो, उनको लॉन्च करेगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और अभी क्या किया इसने, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उनको लॉन्च करेगा, छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। CVC आपको पता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार होता है उसको कम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़े दिन पहले मॉनिटर संधि लागू की गई थी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। पर इससे भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट अभी इसने स्टेप उठाया, इसने इंटीग्रिटी पैक्ट को लागू करने की सोची है। इंटीग्रिटी पैक्ट जिसे ईमानदारी संधि भी कहा जाता है, यह विश्व लेवल की एक संधि है और भारत में अभी से लागू करेगा कौन, CVC। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, इंटीग्रिटी पैक्ट को भारत में कौन लागू करेगा, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग लागू करेगा। और इसमें क्या होगा ईमानदारी संधि में, अभी मैं बताता हूँ। जो सरकारी भूमि जो होती है ना, उसको बेचा और खरीदा जाता है, इसके तहत उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी कि कोई उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं फैला रहा है, उसमें पैसे ले दे के, मतलब सरकारी भूमि को गलत आदमियों को तो नहीं दे रहा है ज़्यादा भ्रष्टाचार करके। सरकारी भूमि के बेचने और खरीदने के साथ ही इसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए यह काम किया गया। क्या है, इंटीग्रिटी पैक्ट को, ईमानदारी संधि को लागू करेगा CVC। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कब हुई थी, 1964 में। और उस समय पे एक कौन सी थी, ये मैंने नोटिस कर रखा है, संथानम कमेटी थी। संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर CVC की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, CVC और CBI, और दोनों की स्थापना संथानम कमेटी के आधार पर हुई थी। आपने याद रखना, हमारे देश की बहुत मजबूत एजेंसियां हैं। तो CVC से जुड़ा हुआ जो नया स्टेप है मैंने अभी आपको बता दिया। आपको पता है NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है, जो कि हमारे देश की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि कानून के द्वारा बनाई गई थी 2010 में। इसने अभी नजफगढ़ झील को लेकर हरियाणा और दिल्ली पर फटकार लगाई। यह दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर है, यानी नजफगढ़ झील में वहाँ पर पर्यावरण को लेकर सुरक्षा नहीं हो रही और उसका बुरा हाल हो गया है। इसी को लेकर NGT ने अभी फटकार लगाई है। डायरेक्ट पूछ लेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस झील को लेकर फटकार लगाई है, तो वो है नजफगढ़ झील को लेकर। और किसको लगाई है, हरियाणा और दिल्ली को। और यह हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर है, ये कह सकते हो, इसको मिनी हरियाणा भी कहा जाता है। और जो साहिबी नदी है, वो साहिबी नदी इसमें गिरती है, साहिबी नदी इसमें नजफगढ़ झील में गिरती है। तो आपको ध्यान में रखना है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है,
जो ये पूरी दुनिया में 3 देशों में है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत में है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका काम है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की का संरक्षण करना। और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। साल भी पूछ लेते हैं, एनजीटी की स्थापना कब की गई, तो 2010 में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगली न्यूज़, कृषि में पिछला एग्रीकल्चर, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में, तो कृषि में पिछले सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 2021-22 के साल में हुई। और इसमें कितना पैदावार हुई, तो 308 मिलियन टन हमने अनाज पैदा किया 2021-22 में। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे किस फील्ड में 2021-22 में पिछले सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। कोयले में पूछ लेंगे, एग्रीकल्चर में पूछ लेंगे, सेवा क्षेत्र में पूछ लेंगे, तो आपने ध्यान में रखना है कृषि में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको है ना, मैं देखो एक बजट पे अलग से लेक्चर लूंगा जिसमें क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट बनेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ में जो अभी न्यूज़ चल रही है उनमें भी मैं मीठा मीठा आपका जो मोटा मोटा बजट है वो कवर कर दूंगा, और इकोनॉमिक सर्वे भी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि 1 फरवरी 2022 से भारत का बजट जो निर्मला सीतारमण, देखो बजट है ना जो हमेशा वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और बजट जो है ये वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय का जिक्र आर्टिकल अनुच्छेद 280 में, ये ध्यान रखना है। तो अभी भारत की वित्त मंत्री मैंने आपको बताया था, पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और इनके द्वारा 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया, और इसमें 2022-23 के लिए 9.2% भारत की वृद्धि दर बताई गई, ग्रोथ रेट बताई गई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको ये बताया था इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल की वृद्धि दर है 8 से 8.5%। आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। वो पहले पेश किया गया आर्थिक सर्वे तो वो 31 जनवरी की न्यूज़ थी, लेकिन 1 फरवरी को मैंने आपको बताया इसमें 31, 1 और 2, तीनों दिन की न्यूज़ है। 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, सॉरी 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, तो 1 फरवरी को ये न्यूज़ आई है जो कि कल की न्यूज़ है। इसमें क्या है कि इसमें बताया कि जो अनुमान लगाया जाता है कि भारत की वृद्धि दर आने वाले साल में क्या रहेगी, और ये वृद्धि दर जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो भारत की जो वृद्धि दर है आने वाले साल में 2022-23 में क्या हो जाएगी, 9.2%। ये आपने फैक्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आने वाले साल 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 9.2% रहेगी, वित्त मंत्रालय ने घोषणा किया है। ठीक है, और 31/1/2 की न्यूज़ है इसमें सभी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने याद रखना है। ठीक है, भारतीय हॉकी के गोलकीपर जिनका नाम है PR श्रीजेश, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला। अगर किसी गेम में है ना नेशनल लेवल पर भी किसी को मिलता है कोई अवार्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो पूरे वर्ल्ड में हमने अपनी धाक जमा दी है। भारतीय हॉकी का जो गोलकीपर है PR श्रीजेश नाम है इसका, एक तो ये गोलकीपर है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। और क्या नाम है, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है, यानी वर्ल्ड में हमने हॉकी में गोलकीपिंग में टॉप कर दिया है। और यह अवार्ड हॉकी खेल में दिया जाता है और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आपने याद रखना है PR श्रीजेश, और इसका नाम भी याद रखना है, गेम का नाम भी, और साथ में इस अवार्ड का नाम भी। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। भारतीय तटरक्षक बल जिसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG कहा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेंगे, सॉरी उसका अभी 46वां स्थापना दिवस है, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना। देखो कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह से याद रखता हूँ, आपको टोटली फैक्ट बता देता हूँ बिल्कुल। एक आधी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, वो भी मैं ठीक कर देता हूँ साथ ही साथ में, टाइपिंग में कभी कभी हो जाती है। ठीक है, पर आपको पूरा डाटा एकदम सिक्योर, सेफ और सबसे बढ़िया मिलेगा, और इससे बाहर कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात श्योर है, क्योंकि ये बेस्ट डाटा निकाल के लाता हूँ मैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जो कि गवर्नमेंट की साइट है, PIB प्रेस इंडियन ब्यूरो, उससे, और जो गवर्नमेंट का चैनल है ऑल इंडिया रेडियो, उससे लेके आता हूँ मैं। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का 46वां स्थापना दिवस है, और इस जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। डायरेक्ट पूछ लेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई, तो ये 1976 में हुई थी, क्योंकि हमारे देश की है ना बहुत बड़ी समुद्री सीमा है, और ये समुद्री सीमा मतलब आप जान सकते हो कि 9 राज्यों में है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्री सीमा कितने राज्यों की है, तो हमारे देश में 9 राज्यों की है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है,
कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और साथ में वेस्ट बंगाल है। 9 राज्य हो गए। आपने ध्यान में रखना है हमारी समुद्री सीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश है ना समुद्र से बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। हमारे देश का टोटल व्यापार 70% समुद्री रास्ते से होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और साथ में आपको पता है ताज होटल पे भी जो हमला हुआ था वो समुद्री रास्ते से ही हुआ था। और भी इम्पोर्टेंट देश की सुरक्षा को लेकर हो जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है। और जो समुद्री निगरानी करता है, समुद्री सुरक्षा करता है हमारे देश की, तो वो करता है भारतीय तटरक्षक बल। और इसका अभी 40वां स्थापना दिवस है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। मैंने आपको बोला था जो साथ में बजट के मोटे मोटे जो तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है मैं आपको वो साथ में कवर करवाता रहूँगा, और ताकि आपको एकदम बर्डन भी ना हो और आपको होले होले याद हो जाएंगे। और जब पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक इसके टोटल बजट की एक वीडियो बनाऊंगा, जो वो सारे फैक्ट जो हम अभी कर रहे हैं और नए फैक्ट उसमें डालूंगा। ठीक है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम डिस्कशन करते हैं बजट में जो 2 लाख करोड़ रुपए हैं एमएसएमई यानी कि मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए दिए जाएंगे। आपको पता है कि हमारे देश का जो आधारभूत ढांचा है उद्योगों का वो मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जो कि गांव से जुड़े हुए हैं और इनसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है और बहुत बड़ा लोक भलाई का काम भी है। तो इनकी लोक भलाई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बहुत बड़ा बजट है ये, आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेंगे 2 लाख करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए, तो एमएसएमई यानी मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए। और आपको पता है अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पूरे वर्ल्ड पे वही राज करेगा जिसकी टेक्नोलॉजी मजबूत होगी। इसी करके भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी गई है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। भारत में जो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये पूछेंगे कि किस रेलगाड़ी का भारत के बजट में जिक्र हुआ, तो वंदे भारत जो रेलगाड़ियां हैं वो बड़े स्तर पर चलाई जाएंगी। ठीक है, और पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल योजना शुरू की गई है। 4 नाम दे देंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे पूर्वोत्तर के लिए कौन सी योजना बजट में शुरू की गई, तो आपने ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल योजना। ई पासपोर्ट को विशेष स्थान दिया जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में पासपोर्ट का स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं है, और विश्व स्तर पर हमारे पासपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए अभी ई पासपोर्ट शुरू किया गया, यानी कि ऑनलाइन पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो ये सब जो शुरू किया गया है, ये अभी इसको बजट में विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लेंगे डायरेक्ट, देखो ये भी पूछ लेते हैं कि बजट में किस नदी परियोजना का जिक्र किया गया। 4-5 नदी परियोजना दे देंगे। ऐसे ही बजट में जिस जिसका जिक्र किया गया उनको स्पेशल फंड दिया जाता है, तो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जिसको फंड दिया जाएगा उसी पे काम शुरू होगा और वही योजना सफल होगी। तो केन बेतवा लिंक, ये जो जो 2 नदियां हैं केन और बेतवा, इन पर काम शुरू किया जाएगा और इनके लिए पैसे की घोषणा की कर दी गई है। ठीक है, और बजट का जिक्र भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में है, आर्टिकल 112 में। आपने ध्यान रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का जिक्र भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 112 में है। और अनुच्छेद 112 में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, यानी पूरे साल का वित्तीय विवरण, खर्चा लेखा जोखा जो होता है उसको ये बोला जाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं पे डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। बजट का जो नाम है भारतीय संविधान में उसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है ये अनुच्छेद 112 में है, इसी को बजट बोला जाता है। आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।